बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ुसूसी प्रोग्राम है और मैं इमरान खान हूँ। एक साल और ख़त्म हो गया, एक नया साल शुरू होने जा रहा। 2020 अगर देखें तो पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल साल था बाकी सालों की निस्बत, क्योंकि एक बहुत बड़ी वबा आई इस दुनिया में। दुनिया ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे इंसानों की अमवात हुई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, इंसानों को अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हुआ। इंसानों ने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़ाकार ईजाद किए हैं, कुदरत उनको चैलेंज कर रही है। इंसान कुदरत से जितना दूर भाग रहा था, अब कुदरत इस मामले का हिसाब ले रही है और इस वायरस ने इंसानों को बहुत हद तक एक्सपोज किया है, उनकी सो कॉल्ड तरक्की के ऊपर सवालिया निशान लगाया है। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी मामलात हैं जो इस साल में हुए और बहुत सारे कौमी सतह के मामलात हैं जो इस साल में हुए। गुज़िश्ता साल जब हम बात कर रहे थे 2019 के इख्तिताम पे, तो हम ये बात कर रहे थे कि, और अपोजिशन बार बार कह रही थी कि 2020 इंतखाबात का साल है, लेकिन 2020 में इंतखाबात हुए नहीं। इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, लेकिन 2020 में इमरान खान की हुकूमत गई नहीं। और ये कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी इस साल में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इस साल में जो एक और चीज़ हुई बड़ी कामयाबी के साथ, वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो चंद महीनों के लिए बाहर गए थे, वो ये पूरा साल बैरून मुल्क गुजारने में कामयाब रहे हैं। एक नया साल आ रहा है इस उम्मीद के साथ कि शायद मियां साहब वापस आएँ या उनको लाया जा सके, और बहुत सारी उम्मीदें भी इस साल के साथ जुड़ी हैं। हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। बराह रास्त हम तज्ज़िया लेंगे आज के प्रोग्राम में। ताज चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में पीजे मीर साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ को मुताज नहीं हैं। और फिर इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आपका भी बड़ा दबंग तज्ज़िया है और ज़ोरदार तरीके से आप अपनी बात करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपको ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं यानी 2020 में तो नहीं हुए इलेक्शन, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, क्या 2021 में हो जाएंगे इलेक्शन? और अपोजिशन ने कितना गेन किया है? यानी मैं अगर आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ कि आपके ख्याल में 2020 का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन सा पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान में है? बेनिफिशरी मौलाना फजलुर रहमान। सबसे कम सीटें और असम्बली में मौजूद नहीं, और कोई इस पार्लिमानी निज़ाम में जो है उसमें कोई उनकी हैसियत नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी जो अपोजिशन को एक तरह से यरगमाल बनाया हुआ। पूरे जो इलेक्टेड लोग हैं उनको एक अनइलेक्टेड आदमी ने यरगमाल बनाई रखा। और वो मुझे वो बेनिफिशियरी लगते हैं, रेलेवेंट रहे, वरना ऐसे लोग फेड आउट हो जाते हैं। और गो के नाकाम रहे, बिल्कुल भी कोई कामयाबी हासिल ना हुई, लेकिन जिस तरह उन्होंने मजमा लगाए रखा, मेला लगाए रखा, जिस तरह उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारों को एक स्ट्रीट पावर मेरे पास है, या एक हार्ड लाइन पोजीशन लेकर, या एक शुरू से एक पोजीशन लेकर, तो वो सारे जो लोग थे, जो इलेक्टेड लोग थे, वो भी उनकी तरफ देखते रहे, अनइलेक्टेड लोग वो भी उसकी तरफ देखते रहे। लेकिन भट्टी साहब उन्होंने जो सरबराही ले ली पीडीएम की, पे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा सर, बाकी जमात फजलुर रहमान साहब, बाकी जमातों की सरबराही तो उन्होंने ले ली, अपनी जमात की सरबराही खतरे में डाल ली। सर देखिए, जाते जाते 2020 फजलुर रहमान साहब को भी झटका लगा गया। नहीं, ये तो आप इससे तो आप अंदाजा करें, जो मुल्क शहर शहर जमहूरियत ढूंढते फिर रहे हैं, जिनके 26 नुकात में से अगर निचोड़ें तो सिर्फ जमहूरियत ही निकले, और जो जिनकी बातें, जिनके अफकार, जिनके कौल, जिनके नारे, जिनके वादे, जिनके दावे, जिनकी बड़कें, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, उनके यहाँ, अपने यहाँ, उनकी ज़ात शरीफ में और जमात शरीफ में इतनी जमहूरियत है कि एक मौलाना शरानी ने कह दिया कि भाई आप तो किसी को सिलेक्टेड कह ही नहीं सकते, आप तो खुद सिलेक्टेड हैं। और ये है भाई बात सही। बिलावल भुट्टो साहब अगर पार्टी में देखें तो सिलेक्टेड हैं, जरदारी साहब पार्टी में देखें तो सिलेक्टेड हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज पार्टी में, अपनी पार्टियों में देखें सिलेक्टेड हैं, इसी तरह मौलाना साहब पार्टी में देखें सिलेक्टेड हैं। और वो उन्होंने कहा कि ये पीडीएम जो है, मौलाना शरानी ने कहा कि ये ज़ाती मफादात की बुनियाद पर बनी है, और आपने धरना पहले कर लिया, लॉन्ग मार्च पहले कर लिया, मजलिस शूरा से बाद में लिया, उसकी इजाज़त ली या अप्रूवल ली। आप मौलाना साहब को एक लम्हे में जो टके टके की सारों को बातें सुना रहे हैं पूरे साल से,
जी किसी को सिलेक्टर तो किसी को सिलेक्टर, तो किसी से हट जाओ तो किसी से पीछे हट जाओ तो किसी से आगे हट जाओ, वो एक लम्हा बर्दाश्त ना कर सके और निकाल दिया। मौलाना हाफिज हुसैन अहमद ने एक बात की कि टीवी इंटरव्यू में कि नवाज शरीफ आस्तीन के सांप हैं, उनको निकाल दिया। अजब गुल, नसीब गुल और मौलाना शुजाल मुल्क दोनों को निकाल दिया। तो ये इनकी डिक्टेटरशिप है। ये जमहूरी चोगों में जो डिक्टेटर हैं ये बदतरीन डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर जो एक आते हैं उनका तो पता चल जाता है कि ये किस तरीके से आए या किस तरीके से नहीं आए। ये तो बदतरीन डिक्टेटर है। तो एक ये मेरे ख्याल से ये इन्होंने तमाम तरह अपनी खराबियों, खामियों और कमियों, कोताहियों के बावजूद रेलिवेंट रहे। दूसरे नवाज शरीफ साहब थे, पूरे सिस्टम को उल्लू बनाकर, पहले वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने अदलिया, पार्लियामेंट और आवाम को बेवकूफ़ बनाया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये पूरे सिस्टम की तज़हीक है और आप पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बना के गए। तो दूसरे वो वहाँ बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए वो बने रहे एवन फील्ड में, उन्हीं फ्लैट्स में जिनका वो जवाब नहीं दे सके, वहाँ बैठकर वो लगे रहे और रेलिवेंट रहे और जलसे और जलूस और उनकी एक मसरूफियत रही। तो मेरा ख्याल है ये दो बेनिफिशरी हैं। जहाँ तक इलेक्शन का अगर कोई अनहोनी ना हो जाए तो मुझे नहीं लगता 2021 में इलेक्शन होते हैं। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, कौन है 2020 का बेनिफिशरी इन सब में? बेनिफिशरी, हाँ मेरे ख्याल में तो बिलावल भुट्टो है, क्योंकि उसने गलतियां कम की हैं। मरियम नवाज शरीफ को चाहने वाले, फॉलो करने वाले शायद इससे मायूस हों, लेकिन मेरा ख्याल में जितनी गलतियां मरियम ने की हैं शायद इतनी किसी और ने नहीं की हैं। और इमरान खान इस वजह से बेनिफिशरी नहीं है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत लो रही, यानी वो कुछ नहीं कर पाए जो कि वो करना चाहते थे। हालात का तकाजा था, मुश्किलात थी, मईशत के मसाइल थे जो कि इनके अपने ही स्टार्ट किए हुए थे। लेकिन ये तमाम के तमाम फेलियर्स इमरान खान की मुस्तकबिल की, यानी पिछले साल के अंदर कोई उनकी हैसियत को, सियासी हैसियत को कोई मुस्तहकम नहीं कर पाए। वो अभी भी डावाडोल हैं, इस हद तक कि दो बच्चे उठ के दो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को हेड करने की पोजीशन में आते हैं और फिर उसके बाद अपनी एक जगह बना लेते हैं इस निज़ाम में। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा फेलियर था इमरान खान का। कब सबसे कम गलतियाँ बिलावल भुट्टो ने इस तरह से की कि वो साथ भी रहा पीडीएम के अंदर किसी एक शक्ल के अंदर और अपने मफादात का दिफा भी करना जानता रहा, चाहे उसके पीछे जरदारी साहब की गाइडेंस थी या जो भी था, या पीपल्स पार्टी का अपना तरीकाकार है। मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों का फायदा ज़्यादा होशियारी के साथ आपको लगता है कि बिलावल चलता रहा? हाँ मेरा ख्याल है वो इसलिए चलता रहेगा। और इसलिए देखिए, अगर इमरान खान दोबारा नहीं आ पाता और इनको किसी को भी या लोगों को या इलेक्टोरेट को इन दोनों में से, मरियम में से और बिलावल भुट्टो में से अगले इलेक्शन में चूज़ करना पड़ जाता है, और ये सोचते हुए कि बिलावल और कोई गलती या बेवकूफ़ी नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है कि बिलावल के पास बहुत अच्छा मौका है किसी तरीके से कोलिशन किसी और के साथ बना के, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो, कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर सकता है। फिर उसके बाद अपनी पंजाब में जगह बनाए, फिर किसी तरीके से वो नेशनल लेवल पे वापस अगर इतनी ताकत है तो रिवाइव कर सकता है। तो मेरा ख्याल है मिनिमम मिस्टेक्स बाय बिलावल, एंड दैट इज़ वाई, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। पीजे मीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, देखो अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मज़ार पे तो माथे टिकवा दिए उसने पीटीआई के, पीपल्स पार्टी सॉरी पीएमएलएन के नारे भी लगवा दिए, जी भुट्टो के पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए और मज़ारों पे हाजिरियां भी दिलवा दी। तो यानी एक स्ट्रेटजी अगर देखी जाए कि एक सूबाई हुकूमत उनके पास है, उससे ज़्यादा उनको अभी फ़िलहाल कुछ चाहिए नहीं, तो ये बात तो वज़न लगता है। और मेरे ख्याल में एक और बेनिफिशरी भी है, शेख रशीद अहमद, उनके लिए भी ये साल ठीक रहा है। ये इमरान, ये तो मैं समझता हूँ मॉकरी ऑफ द रेटोरिक इज़ द हाईएस्ट आई थिंक एग्जाम्पल जो आपको 27 को मिला है। यही नारे आप पुराने रिपीट करवा देते और आज जो नारे आपने लगवा दिए हैं, आई मीन इट बिकम्स अ जोक इटसेल्फ। ये तो आपके सामने हकीकत है। आप जो भी वीडियो क्लिप देखेंगे और उस दिन की देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो मास्टरमाइंड ये सारे सिनारियों का आसिफ अली जरदारी, आई थिंक ही प्लेड वो कहते हैं ना द कूडी ग्रा। अब इसके अंदर बात यह है कि आपने एक दूसरे को जितना बना दिया पागल आपने बना दिया। आपने कहा बेनिफिशरी कौन है, भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी इसकी एनालिसिस दी है, बिल्कुल सही बात की है। लेकिन बेनिफिशरी सबसे बड़ा जो है वो आपकी आवाम है,
क्योंकि ये इनके चक्करों से और इनके जो वो खोखले नारे हैं वो आपके सामने आ गए, वो आपको पता चल गया कि भाई ये इसमें ना फूक है ना वजन है। आपने गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की, उससे पहले आप शोर करते थे लूली लंगड़ी जमहूरियत भी हमें कबूल होगी, लेकिन आसिफ अली जरदारी एट द राइट मोमेंट ही डिड व्हाट ही हैड टू डू कि नहीं हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। आई थिंक इससे बड़ी कूडी ग्रा आप देख ही नहीं सकते इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, राइट। अब बात आती है बैगेज किसका है। बिलावल का बैगेज कोई नहीं है ऑन इट्स ओन। अब देखते हैं कि मरियम का बैगेज आ जाता है। आप देखें शी इज अंडर इंक्वायरीज। द क्वेश्चन हियर अराइजेस व्हाट डू यू वांट टू डू। अभी जुल्फकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखें अगर आगे आप जाते हैं, इमरान को इतना वो आप कह लो कि पुश नहीं मिलती या वोट नहीं आता फॉर वॉट एवर रीज़न, आई थिंक पीपीपी एंड पीटीआई का फ्यूचर बनता है, क्योंकि जो पीएमएलएन की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं एक कन्फ्रंटेशनल स्टेटमेंट्स और ऑफ कोर्स अगेंस्ट द आर्मी, ये आपके सामने है। दिस विल नॉट गो वेल विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसीज के अंदर एक तो लोगों को समझ नहीं आती है कि हर डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास एक स्ट्रांग फोर्स होती है और वो होती है आपकी एस्टैब्लिशमेंट या आर्म फोर्सेस होते हैं। ये मिल के चलते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग डेमोक्रेसीज है। रिपब्लिक्स तो 17th सेंचुरी में आई हैं, डेमोक्रेसी तो आज अमेरिका में भी नहीं है, ना किसी और मुल्क के अंदर है जिसके हम बड़ी हार्पिंग करते हैं। आपने देख लिया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और अब्यूजेस क्या है अमेरिका के अंदर और दूसरे ममालिकों के अंदर। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हम तो एक डेवलपिंग आप कह लो एक प्रोसेस है जिसके पास अभी ग्रेजुअली आप कह लो एक टिल्ट टुवर्ड्स सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आ रहा है। अब इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को हम अगेन वी आर इन अ रश टू ब्रेक इट। वी वांट, अभी 2 साल नहीं हुए, 2.5 साल नहीं हुए, यू वांट रिजल्ट्स ऑफ 70 years परफॉर्मेंस इन द कंट्री, इट कैन नॉट हैपन। सो टुडे व्हाट वी नीड इज एंड व्हाट वी हैव सीन इज कि ये आपके सामने जो फॉर एग्जांपल ये पीडीएम आया है, ये पॉलिटिकल फ्लर्टेशंस थी। ये पॉलिटिकल फ्लर्टेशन बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं। अब इनकी सेपरेशन हो गई है एंड इवेंचुअली ये डिवोर्स हो जाएगी। भट्टी साहब ने अच्छी बात की। इनका मुझे बता दो ना, असेंबलीज के अंदर इनका क्या है? what kind of an influence do they have in the assemblies? None. ये तो स्ट्रीट पे इन्फ्लुएंस है, बट दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ वोट। सो बेसिकली अगर हमने डेमोक्रेसी पे जाना है तो आपके पास तो 2 फोर्सेस हैं, नून and People's Party, and of course now from a pressure group into a political party, incumbent government. So इसके अंदर now we have 3 forces जो कि हम कहते थे third force MQM को। अब वो third force नहीं रही है, उसकी fragmentation हो गई है। उसके बाद आपके ये जो छोटे सैटेलाइट्स हैं ये फ्लर्ट ही करेंगे, आपके साथ खेलेंगे इधर उधर एंड देन इवेंचुअली अगरबत्ती की तरह ये बुझ जाएंगे। सो आई थिंक टुडे व्हाट वी नीड टू डू इज थिंक फॉरवर्ड कि आगे हमने हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर पता करेंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या वापस आ जाएंगे 2021 में या उनको लाया जा सकेगा। पाकिस्तान वाकई लाना भी चाहता है। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। इरशाद भट्टी साहब, देखें बज़ाहिर लगता है ऐसा कि सेनेट इलेक्शन के लिए ये सारा माहौल बनाया गया था कि रोको किसी तरह सेनेट इलेक्शन को, तो अब रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे और वो टाइम पे हो भी जाएंगे। और लाहौर वाले जलसे ने पीडीएम को इतना मायूस कर दिया है कि उसके बाद उनको लगता है कि वो रोक नहीं पाएंगे सेनेट इंतखाबात को, और पीपल्स पार्टी का फिर इस्तीफे ना देने का फैसला, वो उसके ऊपर एक और मोहर लग गई है। तो सेनेट इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या इस तहरीक को ये ऐसे ही छोड़ दी जाएगी तहरीक और फिर मियाँ साहब की वापसी का कोई रास्ता बनेगा, या हम देखेंगे वो दोबारा चुप का रोज़ा रख के बैठ जाएंगे, ट्विटर भी बंद हो जाएगा और दोबारा एक जमूत तारी हो जाएगा पाकिस्तान की सियासत में? एक तो बात यह है कि ये आपको जैसे पता है कि सब के सब राब्ते में हैं, सब के हाथ में कैलकुलेटर हैं और सब के सब कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं और सब के सब राब्ते में हैं। और जरदारी साहब की ये तकरीर, जैसे पीजे मीर साहब सही कह रहे थे, जरदारी साहब की ये तकरीर कि हमने मुशर्रफ को निकाला, हालांकि वो ज़्यादा ही क्रेडिट ले गए वकील मूवमेंट और सिविलियन सोसाइटी और साफ़ी मूवमेंट और बड़ी ढेर सारी चीज़ें, और फिर उस वक़्त उनके यूनिफॉर्म नहीं थी और उस वक़्त वो पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी और सारे मिल मिला के उन्होंने, लेकिन वो क्रेडिट ले गए। तो वो उन्होंने ये हमेशा हर पार्टी में जैसे गुड काप बैड काप होता है, तो उन्होंने जरदारी साहब ने गुड काप के तौर पे सीट संभाल ली है। ये होता है, बिलावल भुट्टो साहब जैसे एक मूवमेंट बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब एक मूवमेंट बनाते हैं, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और जरदारी साहब उस मूवमेंट्स का फल खाते हैं।
तो वो फल खाने का वक्त आ गया। कैलकुलेटर हर एक के हाथ में है, सारे राब्तों में है। नंबर 1, जमूद नामी कोई चीज़ नहीं होगी। नंबर 2, ये अखलाकियात लेस लोग हैं, मंतक लेस लोग हैं, असूल लेस लोग हैं। इनका कोई इससे नहीं होता कि ये हार हो गया, ये इधर से शिकस्त हो गई। ये एक हर रोज़ हारते हैं, हर रोज़ गिरते हैं, एक नए हौसले से फिर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 3, ये जो पीडीएम है, पीडीएम छोड़ें, अपोजिशन जो है, पहले दिन से आज तक इनको एक भी कामयाबी नहीं बनी। इमरान खान की गवर्नेंस परफॉर्मेंस अच्छी होती तो इनके गुब्बारे में फूंक भरा ही ना जाता, लेकिन चूंकि वहाँ माहौल या सूरत हाल बहुत बुरी है तो इसलिए ये अपनी तमाम तर बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद ये जिंदा हैं। और इमरान खान साहब ने, इन्होंने 20 साल नहीं खड़े हो सकना था इस अपोजिशन ने, इमरान खान साहब ने 20 महीनों में इनको खड़ा कर दिया। मीडिया उनके हाथ में दे दिया, लड़ाइयाँ, बाकी सारी चीज़ें, फ्रंट खोले रखे और ट्विटर खेलते रहे। वेल लेफ्ट कोई नहीं किया, जिसकी वजह से ये खड़े हो गए। अच्छा, अब ये पहला असम्बलियों में बैठना है, नहीं बैठना, नाकामी हुई, कोई ये मुत्तफिका फैसला ना कर सके। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नाकामी, सदारती इंतखाब नाकामी, चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद तहरीक नाकामी, उसके बाद मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च, धरना नाकामी, और अब आकर फिर 5 एपीसी मीटिंग नाकामी, 12 रैबर कमेटियां मीटिंग नाकामी, 18 बैठकें नाकामी, और उसके बाद ये जाके ये जो इस्तीफे नाकामी। अब इसके और ये जो बड़ी हिम्मत है, मैं बड़ी हिम्मत दाद देता हूँ कि मरियम नवाज़ की, कि वो बीबी के कब्र पे चली गई, और बड़ी हिम्मत है बिलावल की कि वो लेकर चले गए, वरना जो कुछ इन्होंने एक दूसरे के बारे में कह रखा है वो अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद तो अगर मेरी वालदा या मेरा होता तो मैं तो कभी भी ना ले जाता, कि जो कुछ आपने उनके बारे में कहा है उसके बाद कब्र पे जाने की ज़रूरत क्यों, क्या रह जाती है। लेकिन ये शुरू से ऐसे, ये जुगाड़ू हैं, पहुंचे हुए पीर हैं, ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं। ये अपोजिशन में होते हैं तो ये और धंधों में होते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो और होते हैं। बीबी मियाँ की 13 मरतबा इकट्ठ हुए, इत्तेहाद व इत्तफाक, लेकिन नतीजा क्या निकला, 0। बीबी बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ दौर में फॉरेन कमेटी की चेयरपर्सन भी बनी थी जज्बा खैर सगाली के तौर पे, फिर भी नतीजा क्या निकला। नवाज शरीफ साहब ने बीबी को गिरफ्तारी से एन पहले ECL से नात निकलवा के बाहर भी भिजवा दिया था। अच्छा, बारी बारी खेलने का फार्मूला भी इनका आया था। इमरान धरनों के खिलाफ भी ये इकट्ठे हुए थे। बीबी को मियाँ, अच्छा, मुशर्रफ दौर में जलावतनी के दिनों में बीबी सरूर पैलेस पहुंची, और ये लंदन मुलाकातें, और फिर रहमान मलिक के घर मिसाके जमहूरियत, और फिर मरी डिक्लेरेशन, वो जो भूरबन वाला। जरदारी साहब 52 डिशेज खाने रायविंड भी आए थे, और फिर शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस भी पहुंचे थे, मरियम बिलावल भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन ये और फिर गुजरांवाला, ये जो जलसे सारे, ये 8 जलसे और 2 रैलियां ये भी की, और फिर मरियम बिलावल के मैराथन मुलाकातें। नतीजा क्या निकला, 0। क्यों निकला 0? क्योंकि उसकी वजह ये नीयतें बद, मंजिल खोटी, नंबर 1। नंबर 2, हर एक के हाथ में कैलकुलेटर। नंबर 3, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। नंबर 4, बयानियाँ एक नहीं, नजरिया एक नहीं, कातिल मकतूल हैं। एक की जिंदगी दूसरे की मौत है, दूसरे की मौत पहले की जिंदगी है। तो ये है। अब होगा क्या? अब ये होगा कि वो उन्होंने बड़ी एक अच्छी शर्त रखी है कि नवाज शरीफ वापस आए, लीड करें, हम इस्तीफे देने के लिए और बाकी लॉन्ग मार्च और धरने के लिए सोचते हैं। मतलब ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी, ना उन्होंने वापस आना है, ना इन्होंने करना है। तो ये नीयतें खराब हैं, अपने अपने चक्कर हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता। वैसे भट्टी साहब, राधा को नाचना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो श्री कृष्ण के बगैर नाचना नहीं चाहती। उसको नाचना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो राजा के लिए नहीं नाचना चाहती, इसलिए 9 मन तेल का बहाना बना रही है। चले, मैं एक चीज़ और, मैं दोनों मेहमानों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ, फिर 2021 पे हम बात करेंगे अगले राउंड में। मैं पहले आप चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खिलाफ तवक्को इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त उनसे टाइम गुजारा। यानी सब ये कहते थे कि ये तो दूसरे महीने लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हम बिल्कुल तवक्को के बरक्स देख रहे हैं कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिसाली तर्ज के ताल्लुकात चल रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती।
इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं और क्या वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? हाँ, मेरा ख्याल है कंटिन्यू कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को अपना मुखालिफ नहीं समझते, वो इस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन नहीं समझते। वो उसको, चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है तो उसको पाकिस्तान की फ़ौज जानते हुए उसके साथ बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद एक अजीब किस्म की हमारे यहाँ एक गुफ्तगू है कि जी जो फ़ौज है इसका अमल दखल सियासत में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इलेक्शन तक की बात अगर आप करें, कोई सबूत के साथ कोई लेके आए, कोई बात करे, कोई समझ आए, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको कुछ करना है इलेक्टोरल ऐसे रिफॉर्म कीजिए कि फ़ौज का कोई अमल दखल हो ही ना उसके अंदर। अगर नहीं होता जब, तो फिर आरओ और आरटीओ के इलेक्शन बन जाते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है, उस वक्त जब फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था तो वो इलेक्शन साफ हो गया था 2008 वाला इनसे। अच्छा, बार सूरत उसको 2013 वाला उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, तो इसलिए ये जो फ़ौज है इसका और ना ही फ़ौज कोई डिमांड करती है इमरान खान के ऊपर। अलबत्ता फ़ौज का इतना अमल दखल ज़रूर है कि डिफेंस पॉलिसी के अंदर और डिफेंस पॉलिसी से जुड़े हुए, फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी के कुछ इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, भारत है, ईरान है, और उसमें के बाद फिर यहाँ पे हमारी हुकूमत को मदद चाहिए होती है, तो फिर ये फ़ौज क्यों मदद ना करे जहाँ पर इमरान खान को या हमारी गवर्नमेंट को फ़ौज की ज़रूरत हो। यही चीज़ जब नवाज शरीफ साहब लेके जनरल रहील शरीफ को पूरी दुनिया की सैर पे जाते थे तो इसलिए लेके जाते थे कि उनको खौफ है उसका, या इसलिए उनको पता था कि ये मेरी मदद वहाँ पे करके दिखाएगा मुझे और मेरी मदद करेगा और मुझे मेरी मदद करवा सकता है, मुझे सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात जनरेट करवा सकता है, क्योंकि हमारे मिलिट्री के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। और फिर एक इन्फ्लुएंस है, एक इमेज है इस फौज का दुनिया, कम से कम हमारे खत्ते के अंदर, और उसका एक असर आता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो नवाज शरीफ ने उसको बेदरेग इस्तेमाल किया। बाद में कहा कि इसलिए साथ ले जाता था क्योंकि उसको खौफ था कि पीछे से कुछ हो ना जाए। मेरा ख्याल है इससे मज़ाक़ा खेज बात और कोई हो नहीं सकती। उस वक्त आप उसकी तस्वीरें देख लें, जहाज में बैठ के नोट्स कैसे कंपेयर हो रहे हैं, किस तरीके से मामला तय हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ फायदा लेने के बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने ये कहानी घड़ी, जब उनको नैब ने पकड़ा, जब कानून की गिरफ्त आई, तो मेरा ख्याल है इमरान खान की ना वो पोजीशन है, ना वो उस तरीके से उस मुश्किल में है, ना ही उसको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, ना ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मेरा ख्याल है उन तमाम चीज़ों की वजह से उसको फौज के साथ मामला करने में कोई मुश्किल पेश नहीं है। मीर साहब, क्विकली, आपके ख्याल में खान साहब का फड्डा क्यों नहीं होता फौज के जैसे बाकियों का हो जाता है? देखिए, वो मिल के चल रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है और कन्फ्रंटेशनिस्ट होना भी नहीं चाहिए। अब आपके सामने सारी स्टेटमेंट्स हैं नवाज शरीफ की, वो किस तरह कन्फ्रंटेशनिस्ट है। मुझे तो अभी तक याद है, एक बार आपने अभी मुझे बात की है, मुझे याद है कि मैं बेनज़ीर के साथ उनके फ्लैट पे बैठा था अलेक्जेंड्रा कोर्ट, तो मैंने इनको कहा कि मैं बीबी आप नवाज शरीफ से क्यों नहीं बात करती हैं। रहमान मलिक, मुनव्वर तालपुर, वाजिद शमसुल हसन वहाँ बैठे, तो उन्होंने कहा नो आई टॉक थ्रू अ थर्ड पर्सन। मैं कहा आई एम सॉरी बीबी, यू हैव टू टॉक डायरेक्टली। तो वाजिद शमसुल हसन ने मुझे कहा मियाँ नवाज शरीफ तुम्हारे दोस्त हैं, तुम बात करो। मैंने कहा आस्क हर इफ शी सेज आई विल डू इट। मैं उसी वक्त दूसरे कमरे में बेनज़ीर के बेडरूम में जाकर आई कॉल्ड अप नवाज, आई सेड कि आप बात करोगे? कहता है हाँ करूंगा, मोस्ट वेलकम। मैं कहा यार फ़ोन ना बंद कर दी प्लीज़। 3 दिन के बाद हुसैन लवाई कॉल्ड मी अप, आई वाज इन सेंट्रल लंदन, मुबारक हो मियाँ बीवी की बात। देन नवाज कॉल्ड मी, ही सेड जा बेनज़ीर को कहे कि मुशर्रफ के साथ कोई डील नहीं करनी है, वरना हम नहीं करेंगे। अब बात आती है वहाँ, ये जो आपने बात की है, नवाज हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्केप्टिकल ऑफ द आर्मी, हालांकि प्रोडक्ट ऑफ द आर्मी, बट वेरी स्केप्टिकल। और यही वजह है कि नवाज शरीफ की पार्टी सफ़र कर जाती है इन कंपैरिजन टू द पीपीपी। पीपीपी चलने वाली है, प्रोग्रेसिव है, ये यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं नून के अंदर, वेरी गुड पीपल, बट जब आप कन्फ्रंटेशनस हो जाते हैं तो आपके जो वो छोटे तीतर होते हैं वो आप कह लो कि वैसे मारे जाते हैं। सो वी हैव टू लिव and remain in touch and collaborate with the army because you need the army next to you. तो इमरान खान को तो ऐसा कोई मसला नहीं। Why? One. यानी हमें ये लगता था कि इमरान खान सबसे जल्दी, बिल्कुल नहीं, absolutely not. हमें लगता था कि इमरान खान ने जितना अपना आलमी सतह पे कद बनाया हुआ है वो तो दूसरे दिन फौज से लड़ाई हो जाएगी, लोग कहते थे, ये तज्जिया था। इमरान खान का 20% है इसका जो इंटरनेशनल रेटिंग एज प्राइम मिनिस्टर्स, एज लीडर्स 20। प्यूटन बाद में आ रहा है, दूसरे लीडर्स बाद में आ रहे हैं, जिनशिपिंग बाद में है। इमरान इज 20% होल्डिंग राइट अप देयर। क्यों यार, कोई ना कोई तो वजह होगी ना भाई, कोई ना कोई। हम तो ये भी कह देंगे और ये वो तो फिक्स कराया है,
वो जो ये सारा इस तरह के ये इट्स ऑल फ्रॉड। नो, हमें हर चीज को फेस वैल्यू पे लो। हाँ, अगर गलत बात में निकलती है तो दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट आवर सिस्टम। इमरान, हम अपने सिस्टम को नहीं रिस्पेक्ट करते। अब सर एक क्विक राउंड है, मैं आप ही से बात शुरू करता हूं सर। मैं मीर साहब आप ही से शुरू करता हूं। ऐड करने दें सर, मुझे एक ऐड करने दें बात। सर प्लीज। मैंने रीइंफोर्स करना है एक बात को, इनसिक्योरिटी। जब लीडर आपका इनसिक्योर होता है और वो खास तौर पे फौज के साथ मामला करते हुए इनसिक्योर होता है तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। जब आपका लीडर सिक्योर होता है तो आराम से सुकून के साथ मामला करता है, उनसे उनको समझा भी लेता है, बता भी देता है और सुन भी लेता है। लेकिन जहां आपको अपने अंदर ही अंडर कॉन्फिडेंस है, आई थिंक सर दोनों तरफ से जो है वो अदम एतमाद वैसा जैसा पहले होता था। शायद दोनों लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, या दोनों लोगों को लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कॉन्फिडेंस भी है। ठीक बात है। 2021 का बेनिफिशियरी कौन होगा? मैं कुछ हम कोई प्रेडिक्शन करने वाले तो नहीं है, लेकिन हालात को देखकर आपको क्या लगता है? आपने कहा कि 2021 का बेनिफिशियरी, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब में सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो रिएक्शनरी बहुत हो गए हैं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म होता है जो गिविंग एंड पे होता है, उसको इतना रिएक्शनरी नहीं होता, वेल लेफ्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस जो ये 2021 का आखिरी पीडीएम के जो है, अगर कोई अनहोनी या कोई लेफ्ट राइट ना हो गया तो मुझे जरदारी साहब लगते हैं बेनिफिशियरी इन द सेंस के जो उनका एजेंडा है, मुझे लगता है कि वो उसके करीब करीब हैं और उन्होंने एक यू टर्न मारा है, कैलकुलेटर उनके हाथ में है, वो बेस्ट पोजीशन में है अपने डील करने के लिए या ढील लेने के लिए या केसेस के लिए या कुछ, तो मुझे वो लग रहे हैं। जी ठीक है। पीजे मीर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। और रिएक्शनरी इमरान खान साहब का होना जो है जी, उसके पीछे क्या ये रीजन तो नहीं है कि वो अपने आप को इनसे बहुत मुख्तलिफ समझते हैं? वो ये कहते हैं ये करप्ट है, इनको गालियां पड़ती हैं तो सुने भाई, जब मैं नहीं हूं तो मुझे क्यों देते हैं? बिकॉज इनके पास कोई टैग नहीं, इनके पास कोई लगेज कोई नहीं है, ना कोई बैगेज है कि जिसके ऊपर आप इनको कोई पकड़ सके या इनसे कोई बात करें। दोनों पार्टीज के ऊपर टैग्स लगे हुए हैं। अब वो टैग्स जो है वो आप कह लो कि एक सेंसिटिव टैग लगा हुआ है। अब अगले साल आप कहते हैं बेनिफिशियरी कौन है? मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी और पीटीआई, अगर तो पीटीआई को वो मेजॉरिटी नहीं मिलती, देन पीपीपी आई थिंक विल बी प्रॉब्ली फिलिंग इन द ब्लैंक, बिकॉज दैट विल सूट the establishment, that will suit the state, and plus the fact आपका जो रीजन है जिस पे जो पीपल्स पार्टी हमेशा उस पर स्ट्रांग रही है, आई थिंक ये एक आपके सामने एक पिक्चर डेवलप हो रही है। शहजाद चौधरी साहब, एक चीज और के बैनुल अक़वामी सतह पे हमने देखा कि काराबाख को आज़ाद करवा लिया अज़रबैजान ने। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उनको, तुर्की ने बहुत सपोर्ट किया उनको, रूस खामोश रहा थोड़े अरसे के लिए। पाकिस्तान ने भी इस इलाके में अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाए हैं, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ, और हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए जितने कम फेवरेबल थे आज उससे कुछ बेहतर हैं। खित्ते की बात कर रहा हूं, जबकि इंडिया इस खित्ते में थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा है। हमने कोविड के दौरान नॉर्मल हालात में कभी इतनी जंगी तैयारियां नहीं देखी जितनी हमने कोविड के दौरान देखी, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में कोई इस किस्म का एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो? मेरा ख्याल है, देखिए, हमें 50-50 इसका चांस रखना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है और एक ऐसे सियासी निज़ाम के साथ है जो कि एडवेंचरस है, एडवेंचरिज्म में बिलीव करता है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपना फैलाव करना चाहता है और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वहाँ पे कोई थोड़ा ठहराव नहीं आता उनकी सियासत में, उनकी लीडरशिप में, उनके अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से वो फिर बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान कोशिश करते हैं बटाने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा। हम अपना फोकस हटा नहीं सकते। फौजी लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से 2021 पाकिस्तान के लिए शायद 2020 से भी ज़्यादा मुश्किल साल हो। मैं भट्टी साहब
ये सवाल इस तरह से आपके साथ हूँ कि दुनिया भर में जो फ़ौजी हिकमत अमलियाँ थी वो थोड़ी स्लो हुई हैं, जो फ़ौजी एक्सरसाइजेस थी कई कैंसिल हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि कोविड है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रोक दिया गया। लेकिन इस खित्ते में अगर हम देखें तो चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, एक्सरसाइजेस ज़्यादा हुई हैं, यहाँ तैयारियाँ ज़्यादा हुई हैं, असलहे की दौड़ में परचेजिंग ज़्यादा हुई है। भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर खरीदे हैं। चाइना ने बड़े ज़बरदस्त हथियार इंट्रोड्यूस करवाए और 60,000 फौजी चाइना का, 60,000 भारत का इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी लगातार तैयारी और एक्सरसाइज हो रही है। ये नॉर्मल नहीं लगता भट्टी साहब देखने में, आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो जब ये हुकूमत आई थी इसका फर्स्ट फेज़ कमाल का था फॉरेन पॉलिसी का। हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात बुरे थे, बेहतर हुए, कतर के साथ बुरे थे, बेहतर हुए, सऊदी अरब के साथ बुरे थे, बेहतर हुए, रशिया के साथ टाइज़ हुई, अमेरिका के साथ, करतारपुर से वाइट हाउस के तक, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। अभिनंदन, पुलवामा, बालाकोट, ये इसमें हमने पहली मरतबा भारत को नॉकआउट किया और हम बेहतर पोजीशन में थे। सेकंड फेज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपनी वजह से, जिसमें उसकी वजह से हम पीछे रह गए, जिसमें कोलालमपुर में वो उन्होंने अमेरिका ईरान सालसी करवाने के चक्कर में पड़ गए, उसके अलावा उर्दवान को हीरो बनाने के चक्कर में पड़ गए, और उर्तुरल दिखाने के चक्कर में पड़ गए, कोलालमपुर जाने के चक्कर में पड़ गए, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, गलती हो गई। और ये इसमें हमारे जो बुरे वक्तों के दोस्त थे वो हमारे साथ थोड़ा सा एक साइड पे खड़े हो गए। और पहले फेज़ में जो हमारी फ़ौजी क़यादत ने जितना वो क्या कहते हैं ना कि फ्रंट पे पहले वो जाते थे, फिर चीन पहले आर्मी चीफ जाते थे, उसके बाद फिर ये वज़ीर-ए-आज़म जाते थे। और वो जैसे एक मरतबा कॉन्फ्रेंस में वो जो हम एंकर सारे गए थे, तो वो आर्मी चीफ ने बताया था कि चीनी सदर ने उन्हें कहा था कि आप वाहिद हैं जो मुल्क की बात करते हैं, वरना कोई ठेके की, तो कोई परमिट की, तो कोई कुछ की। परमिट मेरा मतलब है कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की बात करता है। तो पहला फेज़ कमाल का था। सेकंड फेज़ हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। थर्ड फेज़ है डैमेज कंट्रोल का। डैमेज कंट्रोल दोबारा किया जा रहा है, और ये जो सेकंड फेज़ में डैमेज हुआ है इसी का खटिया खा रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी वहाँ बैठे हुए, और उनके पीछे भी बहुत सारी अगर फिल इन द ब्लैंक्स की जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हिलती जुलती मिलती नज़र आती हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर लड़ाई के इम्कानात हैं हमें भट्टी साहब, खारजा पॉलिसी तो है, लड़ाई के इम्कानात हैं, आपको लगता है लड़ाई के इम्कानात हैं? जंग के इम्कानात की बात करें, मोदी जिस तरह मोदी की मईशत है, मोदी के भारत का हाल है, जो उनका बुरा हाल हुआ है, उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये जो 2021 है, ये मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि अमनो अमान भी बेहतर हो। वो जो पहले दहशतगर्दी वाला था वो भी थोड़ा सा है कि अब जो बाइडन जी ठीक है, पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे जी कि 2000, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे कि 2021 जो है वो 20 से बेहतर हो, अमनो अमान की सूरत हाल भी। और मेरी दुआ ये है कि जंग चाहे हो जाए चाहे ना हो, कुछ भी हो, कश्मीरियों को आज़ादी के लिए एक नई उम्मीद हर साल लगी रहती है। अल्लाह करे कि उनको आज़ादी मिले। तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।